प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। और प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना किसी भी संविधान का प्रारंभिक भाग होता है। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रस्तावना के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले प्रस्तावना का परिचय, फिर प्रस्तावना पर, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किन किन देशों का प्रभाव पड़ा था, फिर प्रस्तावना का कर्म पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या कर्म है। फिर इसके बाद प्रस्तावना का कर्म, इसके बाद प्रस्तावना में अभी तक कौन कौन से संशोधन हुए हैं या संशोधन कर सकती है सरकार या नहीं कर सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में जो वाद आए थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, उसके संदर्भ में जो वाद आए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद प्रस्तावना वर्तमान संदर्भ में क्या है, कि वर्तमान संदर्भ में प्रस्तावना की क्या भूमिका है या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना का परिचय पढ़ा रहा हूँ। परिचय यानी इंट्रोडक्शन, कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना किसी भी देश की संविधान का प्रारंभिक भाग होता है। प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का प्रारंभिक भाग होता है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का प्रारंभिक भाग होता है, जिसमें संविधान के क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इनके बारे में हमें पता चलता है। या कौन सी शासन प्रणाली है, यहाँ पे शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है, यानी क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, या कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है, या शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है। इन बातों का पता हमें प्रस्तावना से चलता है। तो प्रस्तावना का परिचय क्या हो गया, कि प्रस्तावना किसी भी संविधान का प्रारंभिक भाग होता है, जिसमें उस देश में या उस देश के संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, उस देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है, या शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है, इन सब का पता हमें प्रस्तावना से मिलता है। तो ये प्रस्तावना का परिचय है।
तो प्रस्तावना क्या हो गया, संविधान का प्रारंभिक भाग होता है जिसमें क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है या शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है, इन सब बातों का पता हमें किसी भी देश की प्रस्तावना से मिल जाता है। अब भारत में ये प्रस्तावना का जो भारत में जो प्रस्तावना आई है भारतीय संविधान में वर्तमान में, वो सबसे पहले इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख कब दिखाई देता है या इसकी झलक, प्रारंभिक झलक कब दिखाई देती है, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यानी प्रस्तावना को अगर हम देखें तो इसका दूसरा नाम उद्देशिका भी कहते हैं, इसको प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो इसे उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव कहा था। तो इस 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को कहाँ पे रखा, संविधान सभा में। संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान की प्रारंभिक झलक या प्रस्तावना की प्रारंभिक झलक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में देखने को मिलती है कि 13 दिसंबर 1946 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। फिर इस संविधान सभा ने इसे पारित कब किया था, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को या इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। तो इसका कि हमें प्रारंभिक झलक कब देखने को मिलती है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इस संविधान सभा ने इसे पारित कब किया था, 22 जनवरी 1947 को। अब इस उद्देश्य प्रस्तावना पर किसका प्रभाव पड़ा था, प्रभाव कि प्रस्तावना पर, वैसे पूरी प्रस्तावना पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है, लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, उस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। और यदि इसकी जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, इस वाक्य पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। हम भारत के लोग हैं, इस पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। इसके बाद यदि रूस से देखें तो इसमें जो न्याय संबंधी है, 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो न्याय पर रूस का प्रभाव पड़ा है। इसमें जो न्याय शब्द है, यानी 3 प्रकार के न्याय आगे बताऊंगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इस न्याय पर रूस का प्रभाव पड़ा है या रूस के संविधान का प्रभाव पड़ा है। उसके बाद इस पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 शब्द है, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व,
ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो ये 3 शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। तो प्रस्तावना पर अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है, तो ऑस्ट्रेलिया का। या पूछे हम भारत के लोग हैं, ये वाक्य कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, तो अमेरिकी या अमेरिका के संविधान से। अगर पूछे कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, उन पर किसका प्रभाव है, तो रसिया का है। उसके बाद पूछ ले कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस पर किसका प्रभाव है, तो इस पर है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी उसका। अब आता है इसका कर्म, और ये कर्म है जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से, क्योंकि इसमें 3 शब्द जोड़े गए जो मैं आगे बताऊंगा संशोधन के समय। तो इसका कर्म है, तो सबसे पहला वाक्य यही है, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। ये वाक्य मैंने बताया था अमेरिका संविधान से प्रभावित है और यूएनओ का भी प्रभाव है। तो हम भारत के लोग हैं, इस शब्द के 2 अर्थ है। इस शब्द के 2 अर्थ है। कभी कभी आ जाता है हम भारत के लोग हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो इस शब्द के 2 अर्थ है। पहला अर्थ यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता ने किया है। हम भारत के लोग हैं, इस शब्द का अर्थ है, पहला अर्थ यह है कि संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता ने किया है। दूसरा इसका अर्थ है कि शासन की अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित है। शासन की अंतिम शक्ति तो हम भारत के लोग हैं, इसमें ये पूछ सकते हैं इसका क्या अर्थ है, तो इसके 2 अर्थ है। संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों ने किया है या स्वयं भारतीय जनता ने किया है, और दूसरा अर्थ है कि शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है। तो इस वाक्य से हमें पता लगता है कि भारतीय संविधान की जो अंतिम शक्ति है या जो शासन की जो अंतिम शक्ति है संविधान के द्वारा, वो किसको दी गई है, भारतीय जनता को दी गई है। यहाँ पर जनता सर्वोच्च है। तो पहली लाइन यही है कि हम भारत के लोग हैं। अब अगला आता है कि हम भारत के लोग हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका एक सूत्र है SSSDR। इसका एक सूत्र है SSSDR। इस एस का मतलब होता है सॉवरेंटी। इस एस का मतलब होता है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभुसत्ता। वैसे हम एक सॉवरेंटी का एक अर्थ में देखें तो इसका मतलब होता है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। कि प्रभुसत्ता का मतलब यह होता है
कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, यानी अपने आंतरिक मामलों में भी और विदेश नीति के निर्माण में, या विदेशों से कैसे संबंध रखने, किस देश से कैसा संबंध रखना है, इस मामले में भारत स्वतंत्र है। तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है कोई भी देश आंतरिक रूप से और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होना, वो क्या कहलाती है? प्रभुसत्ता कहलाती है। तो भारत वर्तमान में एक ऐसा राष्ट्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। तो प्रभुसत्ता का मतलब हो गया कि भारत आंतरिक दृष्टि से या बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, या स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्माण कर सकता है। यह हो गई प्रभुसत्ता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी सोशलिस्ट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी इसका मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है कि देश के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर सामूहिक रूप से नियंत्रण होना क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। कि देश के संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना, अर्थात एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का उस पर प्रभुत्व न होना क्या कहलाता है? समाजवादी। यानी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर अनेक लोगों के हाथ में होना या जनता के हाथों में होना क्या कहलाता है? समाजवादी। और इन संसाधनों का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है? जनता के कल्याण के लिए। किसके लिए किया जाता है? जनता के कल्याण के लिए। तो समाजवाद का मतलब है कि संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें इनका प्रयोग संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है यानी सेकुलर। इस एस का मतलब क्या होता है? सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार किसी भी धर्म में या जनता के धार्मिक मामलों में या किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि धार्मिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, अर्थात उसके लिए सभी लोग या सभी धर्मों के लोग समान हैं और वो सभी धर्मों के उत्थान के लिए कार्य करती है। यानी दो शब्द होते हैं, एक होता है पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्म निरपेक्ष। एक होता है पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्म निरपेक्ष। ये जो पंथ निरपेक्ष है ये भारत में देखने को मिलता है, और ये जो धर्म निरपेक्ष है ये अमेरिका में देखने को मिलता है। ये भारत में और ये अमेरिका में देखने को मिलता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होगा। राष्ट्र का यानी किसी भी देश का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। जबकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि उस राष्ट्र का एक अपना धर्म नहीं होगा और न ही वे धार्मिक मामलों में या धार्मिक मामलों में कोई सहयोग करेगी या उत्थान के लिए कार्य नहीं करेगी। यानी धर्म से बिल्कुल तटस्थ होना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो दो शब्द हो गए। पंथ निरपेक्ष का मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन राष्ट्र या सरकार सभी धर्मों के उत्थान के लिए सहयोग प्रदान करती है। दूसरा धर्मनिरपेक्ष जो अमेरिका में देखने को मिलता है,
इसमें क्या होता है कि न तो राष्ट्र का कोई अपना धर्म होता है और न ही वे किसी धर्म के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो संपूर्ण हम भारत के लोग हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष डेमोक्रेटिक, डी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। इसकी सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। क्या होता है? जनता द्वारा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। तीन शब्दों का प्रयोग किया, जनता, जनता द्वारा, यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। जनता का मतलब किसका शासन है? जनता का। किसके द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है या शासन का संचालन? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है, तो वो क्या हो गया? जनता द्वारा। और जनता के लिए का मतलब कि सरकार जो शासन का संचालन करेगी वो किसको ध्यान में रखते हुए करेगी? जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करेगी। तो ये अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की आज तक सबसे अच्छी परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। का मतलब शासन की शक्ति किसमें है? जनता में। किसके द्वारा? जनता के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जनता के कल्याण के लिए शासन का संचालन किया जाता है। तो क्या लाइन बन गई? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, और आर का मतलब होता है रिपब्लिकन, रिपब्लिक यानी गणतंत्र या गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष, और देश में राष्ट्राध्यक्ष कौन है? देश में राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। कि देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। तो वो उस देश में कौन सी शासन प्रणाली देखने को मिलती है? गणतंत्र शासन प्रणाली। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है? गणतंत्र भी है। कैसे? कि यहाँ का जो राष्ट्रपति, जो राष्ट्राध्यक्ष है, नाम मात्र का अध्यक्ष है, वो कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में गणतंत्र शासन प्रणाली है। बताओ ब्रिटेन में गणतंत्र शासन प्रणाली है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है वो राजा होता है, और राजा वंश के आधार पर चुना जाता है, न कि निर्वाचन के आधार पर चुना जाता है। इसलिए भारत में कैसी शासन प्रणाली है? गणतंत्र शासन प्रणाली भी हमें देखने को मिलती है। तो इसका कर्म क्या हो गया? पूरा कर्म क्या हो गया? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये इसकी पहली लाइन है।
तो प्रस्तावना की पहली लाइन हो गई हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, ये इस वाक्य पर किसका प्रभाव है? अमेरिका का, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि हम भारत के लोग हैं, इसके कितने अर्थ हैं? 2। कौन कौन से? कि एक तो भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता ने किया है, दूसरा शासन की अंतिम शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है। उसके बाद क्या आता है? संपूर्ण SSSR, पहले इसका मतलब सॉवरेंटी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मैंने अर्थ बताया था कि आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होना या स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना या आंतरिक मामलों में सर्वोच्च रूप से या स्वतंत्र होकर डिसीजन लेना, निर्णय लेना क्या कहलाता है? प्रभुसत्ता कहलाता है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। समाजवादी या समाजवाद का मतलब है कि यहाँ पर देश के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि सरकार का होता है या सामूहिक रूप में होता है, यानी केंद्रीकरण न होकर कैसा होता है? सामूहिक रूप में। दूसरा, इन संसाधनों का प्रयोग भी किसके लिए होता है? जनता के लिए, संपूर्ण जनता के उत्थान के लिए या कल्याण के लिए होता है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी देश का अपना कोई एक धर्म नहीं होता है, अर्थात राष्ट्र का अपना कोई एक धर्म नहीं होता है, लेकिन राष्ट्र या सरकार संपूर्ण धर्म के उत्थान के लिए कार्य करेगी, वो तो कहलाता है पंथ निरपेक्ष, जो भारत में देखने को मिलता है। एक शब्द होता है धर्म निरपेक्ष। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो धर्म निरपेक्ष है ये अमेरिका में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्र का अपना एक धर्म, न तो राष्ट्र का अपना एक धर्म होता है और न ही राष्ट्र धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करता है, या न ही वो उसके उत्थान के लिए कार्य करता है। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष, यानी संपूर्ण रूप से धर्म के प्रति तटस्थ होना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र या लोकतंत्र के बारे में मैंने बताया था कि लोगों का शासन, कौन सी शासन प्रणाली होती है? लोकतंत्र होती है। यानी ये ग्रीक शब्दों के 2 शब्दों से बना है, ग्रीक के डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता का और क्रेसिया का मतलब शासन। तो किसका शासन हो गया इसमें? जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात इसकी जो अभी तक जो सबसे अच्छी परिभाषा है लोकतंत्र के संदर्भ में, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। और उसने क्या कहा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। का मतलब क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, यानी शासन किसका है? जनता का। किसका शासन है? जनता का। किसके लिए? जनता का, जनता द्वारा। किसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है। और किसके लिए किया जाता है शासन? जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। फिर एक शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, जिसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, अर्थात जिसके नाम से देश के कार्य किए जाते हैं, उसे हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। और यदि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तो उस देश में हम कहेंगे कि यहाँ पर गणतंत्र शासन प्रणाली विद्यमान है। अगर वहाँ का राजा या वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित न होकर वंश के आधार पर बनता है, एग्जाम्पल ब्रिटेन का राजा या रानी, तो उस देश के लिए हम राजतंत्र शासन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई प्रस्तावना की पहली लाइन। फिर प्रस्तावना का अगला कर्म है जले। कौन सा कर्म है? जले। इस जे का मतलब होता है जस्टिस। क्या होता है? ये भी कर्म आता है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है
या तो पहली लाइन पढ़ाई थी उसका कर्म भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कर्म सत्य है, तो ये उधर उधर दे देता जो मैंने सूत्र लिखाया था SSSDR, तो वो ध्यान रखना है। और या इसमें से भी दे देता है कि भारतीय प्रस्तावना का निम्न में से कौन सा कर्म सही है, तो सबसे पहले जस्टिस आया था, उसके बाद लिबर्टी आई थी। एल का मतलब होता है लिबर्टी और इस ई का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। तो भारतीय प्रस्तावना में ऊपरी सबसे ऊपर इन तीनों में से क्या आता है, न्याय। इसके बाद क्या आती है, स्वतंत्रता, और उसके बाद क्या आती है, इक्वलिटी यानी समानता। ये भी ध्यान रखना है। तो अगला कर्म है न्याय, स्वतंत्रता, समानता। इसके बारे में कैसा कर्म है कि यहाँ पर प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, 3। उसका सूत्र है सेप। क्या सूत्र है, सेप। सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। क्या हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय है, 3। कौन कौन से हो गए, सोशलिस्ट यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में कौन से न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। या से वो दे देता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक, या और कोई न्याय लिख देता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में सबसे पहले क्या करना, न्याय में कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो क्या लाइन बन गई, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखो आगे आती है स्वतंत्रता। अब पूछ लेते हैं, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में तो ये भी पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और वो 4 कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन सी है, पहली स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमें मिलता है। अब देखो विचार अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि किसी भी नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। जो हम मूल अधिकार में पढ़ते हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में दी गई है, जो के से गे तक यानी चेत तक चलती है। तो उसमें जो विचार अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि नागरिक को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अर्थात वो सरकार की आलोचना कर सकता है, लिखित रूप में भी कर सकता है, मौखिक रूप में कर सकता है, सांकेतिक रूप में कर सकता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है वो मर्यादित है, अर्थात इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, असीमित नहीं है। जैसे कि हम कहीं भी भीड़ में किसी को गाली गलौज कर रहे हैं और पुलिस वाले डंडे लगा रहे हैं, तो हम पुलिस वालों को कह रहे हैं कि ये तो हमें विचार प्रकट करने की, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो वो 2 डंडे और लगाएगा, बोले भाई साहब आपको बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन आपको मर्यादित रहना पड़ेगा या सीमित रहना पड़ेगा, अर्थात आपको सदाचार, नैतिकता, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विचार अभिव्यक्ति का मतलब है विचार प्रकट करने की आज़ादी, लेकिन ये आज़ादी कैसी है, सीमित है। कैसी है, सीमित। फिर आता है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है कि भारत में, विश्वास का मतलब ये होता है कि भारत में किसी भी नागरिक को
ईश्वर में विश्वास रखने या ना रखने की स्वतंत्रता है, अर्थात वो आस्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है। सरकार किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकती कि आपको आस्तिक होना ही पड़ेगा या हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात आप अपने विचारों से, अंतरात्मा से आस्तिक भी हो सकते हो और नास्तिक भी हो सकते हो। ये क्या कहलाता है? विश्वास। एक होता है धर्म। धर्म का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी नागरिक कैसे या किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? अपना सकता है किसी भी धर्म को, प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन ये भी असीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ लिखा गया कि आप अंतरात्मा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन हम बाध्यपूर्वक या बलपूर्वक किसी से धर्म परिवर्तित करवाते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो वो इसकी स्वतंत्रता में नहीं आता है। तो ये क्या कहलाती है? धर्म। अर्थात हम अपनी अंतरात्मा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो क्या है? धर्म। तो भारत में ये भी स्वतंत्रता देखने को मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है। अब आती है उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता है पूजा अर्चना, कि भारत में कोई भी नागरिक किसी भी तरीके से भगवान की पूजा अर्चना या अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना कर सकता है। ये क्या है? उपासना। यानी पूजा करने की विधि क्या कहलाती है? उपासना। जैसे कहने का मतलब आप मंदिरों में उठ के, बैठ के, लेट के या आधे कपड़ों में, पूरे कपड़ों में कैसे ही जा सकते हो, इसमें सरकार आपको आकर ये बाध्य नहीं करेगी कि आप ऐसे कैसे पूजा कर रहे हो। तो इसे क्या कहलाता है? उपासना, अर्थात पूजा अर्चना करने की विधि। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद इक्वलिटी यानी समानता। समानता का मतलब है कि 2 प्रकार की समानता होती है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो पूछ ले कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक तो प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। ये किस में मिलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? कि सभी को अपनी गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, या अर्थात इसमें किसी प्रकार की असमानता का व्यवहार नहीं करेगी। दूसरा है अवसर। अवसर का मतलब है कि आपको रोजगार पाने का, सबको समान अवसर दिया जाएगा, यानी किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे कहते हैं अवसर की समानता। अर्थात जो भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो इस अवसर की समानता का, हालांकि कहने को तो ऐसे कहते हैं कि इसका विरोध करता है या इसका अपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लोगों को अवसर प्रदान या उनको आरक्षण प्रदान किया गया, तो वो सामाजिक न्याय में आ जाता है। तो कितने प्रकार के न्याय हो गए? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? 4 प्रकार के, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की समानता हो गई? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इसका कर्म क्या हो गया? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए। यहीं तक आज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक्स।